खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं ईएनए लेकर के आपके सामने जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस, जो हमारे अखबारों की सुर्खियों से, जो राजस्थान की सूजस की सुर्खियों से, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का जो आधार बन करके जो हमारे एग्जाम पेपर की दृष्टि से परीक्षा उपयोगी होती है, जो सामग्री, और राजस्थान के मुखारबिंद से राजस्थान सरकार अपने मुख से कहती है कि हमने ये योजना प्रारंभ की है, और जो ये मान के चलिए कि वो राजस्थान के हर एग्जाम की उत्तर कुंजी कहलाएगी। राजस्थान सूजस ऑथेंटिक होती है, और राजस्थान सरकार के सूजस में प्रकाशित कोई भी समाचार पत्र बिना किसी आधार के समाचार नहीं दिए जाते हैं, और वो ही समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं, और वो हमारी परीक्षा उपयोगी सामग्री बनते हैं। तो इस प्रकार आइए हम शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति वही देखेगा और सुनेगा जो वह देखना और सुनना चाहता है। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कोटेशन है कि एक व्यक्ति वही देखेगा और सुनेगा। एक व्यक्ति क्या देखना चाहता है और क्या सुनना चाहता है, ज्यादातर अपने मन में पहले से तय कर लेते हैं। जो उन्हें पसंद होता है, जो वो देखना चाहते हैं और जो वो सुनना चाहते हैं, वो ही लोग सुनना चाहेंगे और वो ही देखना चाहिए। तो हमें क्या देखना है? हमें रीट एग्जाम का टारगेट देखना है, हमें सेट एग्जाम का टारगेट देखना है, हमें सीईटी ग्रेजुएट लेवल और सीनियर लेवल का टारगेट देखना है, हमें सेकंड ग्रेड का टारगेट देखना है। उस टारगेट को देखना है, और ऐसी ही बातें जो सफलता निश्चित करें, ऐसी ही बातें हमें सुनना है, और यही हमें तय करना है कि हमें क्या सुनना है और क्या देखना है। प्रसिद्ध कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो न्यूज है उस न्यूज को लेते हैं। राजगढ़, लाडनू, पिपलदा, सुल्तानपुर और चौथ का बरवाड़ा में स्टेडियम बनेंगे। केरल के अधिकारी राजस्थान की योजनाओं से सीख लेंगे। रोपवे के लिए लाइसेंस जारी, खोले के हनुमान जी मंदिर के लिए रोपवे। गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित करने के लिए निर्देश, जनाधार योजना। पहली न्यूज को आधार बनाते हैं कि राजगढ़, लाडनू, पिपलदा, सुल्तानपुर और चौथ का बरवाड़ा में स्टेडियम बनेंगे। देखो, राजस्थान सरकार की 2021-22 के बजट में एक ये घोषणा है कि मेजर ध्यानचंद एक स्कीम राजस्थान सरकार लेके आई। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री है अशोक चांदना। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री है अशोक चांदना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट जब जारी किया 2021-22 के बजट के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के हर ब्लॉक पर मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। उस योजना के तहत स्टेडियम के नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नहीं होगा। जो स्कीम है, जिस स्कीम के तहत बनेगा, उस स्कीम का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना उस स्कीम का नाम है, न कि स्टेडियम का नाम है। और कितने बनेंगे? अशोक चांदना जी कहते हैं, हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी कहते हैं कि 352 ब्लॉक में जो है खेल स्टेडियम बनेंगे। योजना क्या है कि 352 ब्लॉक, राजस्थान के जो 352 ब्लॉक है 33 जिलों के, उन 33 जिलों के 352 में खेल स्टेडियम बनेंगे। खेल स्टेडियम बनाने की जो योजना है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना। छोटे से लगा करके बड़े तक जितने भी स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, इतने स्टेडियम बनेंगे। गवर्नमेंट उनसे बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अनुदान देगी। अनुदान कैसे देगी? सरकार ये कह रही है कि एमएलए अपने फंड से, यानी विधायक कोष से, यदि कोई विधायक स्टेडियम बनाने के लिए कोष है, या सांसद या एमपी के कोष से, या कोई जनप्रतिनिधि यदि अपने कोष जारी करें तो, या कोई कंपनियां सीएसआर अपने लाभ का जो 2% कंपनियां कम्युनिटी सर्विस रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक जो उनकी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति,
तो उस समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए हर कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा उस लोकल एरिया में लगाएगी। तो कंपनियों के सीएसआर से, सांसद से, एमएलए विधायक से, जनप्रतिनिधि से और जन सहयोग से जितने भी पैसे आएंगे उतने के उतने, यानी जितने आएंगे उतने रुपए राजस्थान सरकार, उतने रुपए राजस्थान सरकार अंशदान देगी। राजस्थान सरकार अंशदान देगी, यानी जितने रुपए, यदि कोई विधायक 10 लाख रुपए किसी स्टेडियम के निर्माण के लिए देता है तो सरकार मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत 10 लाख सरकार देगी। यदि कोई सांसद 20 लाख रुपए देता है किसी स्टेडियम के निर्माण के लिए किसी ब्लॉक स्तर पर, तो 20 लाख सरकार अपना अंशदान देगी। ऐसे राजस्थान में मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना है और ये 2021-22 के बजट के अंदर घोषित किया गया है। टोटल राजस्थान में ब्लॉक है वो 352 है। हमारे जो खेल मंत्री है वो अशोक चांदना जी है। थोड़ा ये फोकस डालते हैं कि आखिर मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस आता है 29 अगस्त 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वहां इनका जन्म हुआ था। ये झांसी में भी रहे थे। इनके पिताजी शमशेर सिंह जी जो है सूबेदार थे सेना के अंदर। एक बार की बात है कि जब वो अपने घर पे उनको खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तब वृक्ष की डाली की हॉकी स्टिक बना करके ये कपड़ों से गेंद बना करके खेला करते थे। देखो मेहनत रंग लाती है और मेहनत किस्मत के दरवाजे खोलती है। तो जो बंदा कपड़े की बॉल बना करके, कपड़े की गेंद बना करके और हॉकी स्टिक है वो किसी भी डाली से बना करके, वृक्ष की डाली से बना करके खेला करता था। ऐसे खेलते खेलते एक बार क्या है कि वो अपने पिताजी सूबेदार थे आर्मी में और उनके साथ कोई हॉकी का मैच देखने गए। तो वहां मैच देखते हुए एक टीम हार रही थी। तो मेजर ध्यानचंद उस समय बच्चे ही थे, 16 साल के थे। उन्होंने कहा कि सामने वाली टीम जो हार रही है मैं उनकी तरफ से खेल करके उनको जिताना चाहता हूं। पिताजी आर्मी में थे, उनकी चलती थी। उन्होंने कह दिया जा खेल मैदान में उतर। तो वो खेल मैदान में उतरे और हारने वाली टीम के उन्होंने गोल किए और इस प्रकार उसका मैच जीता। तो वो हमेशा हमेशा के लिए हॉकी के जादूगर होकर के रह गए। कहते हैं कि वो 1926 के एक न्यूजीलैंड दौरे पे गए थे और न्यूजीलैंड के दौरे पे भारत की हॉकी टीम ने विभिन्न प्रकार के मैच खेले थे और एक मैच ऐसा था जिसमें भारत ने 20 गोल किए थे। 20 में से अकेले गोल 10 गोल मेजर ध्यानचंद अकेले के थे। और कहते हैं कि टोटल 192 गोल भारत की हॉकी टीम ने किए थे, उसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद के थे। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने 3 लगातार ओलंपिक खेले। 1928 का ओलंपिक का उन्होंने खेला, 1932 का ओलंपिक लॉस एंजल्स वाला खेला, 28 में वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम इंडिया ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के आया था। 28 के बाद में 32 में लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ था, उसमें भी इंडिया ओलंपिक जीत करके आया था। और 1937 का ओलंपिक जो बर्लिन में खेला गया था जर्मनी में, कहते हैं कि खेल स्टेडियम के अंदर जर्मनी के अंदर हिटलर खुद खड़ा था और हिटलर ने जब उन्हें देखा तब कहते हैं कि हिटलर ने कह दिया कि हमारी जर्मनी की टीम से आइए खेलिए और आप जैसे योद्धाओं की मेरे जर्मनी में जरूरत है। लेकिन वो भारत से प्यार करने वाला मेजर ध्यानचंद और भारतीय होते हुए उन्होंने भारत के लिए समर्पित होकर के खेलना पसंद किया। वो एक किसान, उनके दादाजी किसान परिवार से बिलोंग करते थे, पापा आर्मी में थे और एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। इस देश पे न्यासर होना उन्होंने अपना कर्तव्य माना था। वो मेजर ध्यानचंद जिनके जन्म दिवस 29 अगस्त के दिन को नेशनल खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जो आज 41 वर्षों के बाद में, यानी कभी मास्को में भारत की हॉकी टीम ने मेडल जीता था और 41 वर्षों के बाद में टोक्यो ओलंपिक में जब भारत सरकार ने सुना कि आपकी हॉकी टीम मेडल लेकर के आ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके इस हॉकी के जादूगर, इस हॉकी के विजार्ड, इस हॉकी के चांद मेजर ध्यानचंद के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
अवार्ड कर दिया गया, जो किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि वो खेलें। और उनकी जो हॉकी है वो गेंद से चिपकी रहती थी। लोग कहते हैं कि बर्निल जैसे मैच के अंदर जब वो खेला तब उसकी हॉकी है वो उस बॉल से चिपक के रहती थी। तो जब मैच समाप्त हुआ तो हॉकी को तोड़ करके, स्टिक को तोड़ करके भी देखे गया कि इसमें कहीं चुंबक तो नहीं है और इसके अंदर ऐसा कुछ है तो नहीं। कहते हैं कि उनका निशाना इतना सटीक था कि मेजर ध्यानचंद बार बार कोई गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे किसी गेम के अंदर, कि कोई गेम खेल रहे थे, हॉकी का गेम खेल रहे थे, कोई हॉकी के गेम के बार बार वो कोई गेंद डाल रहे थे, लेकिन गेंद गोल में जा ही नहीं रही थी और गोलकीपर उसे रोक भी देता था। कहते हैं कि गेम समाप्ति के बाद में उन्होंने उस गोल को मापने के निर्देश दिए। जब गोल मापा गया तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरा। इतने सटीक निशानेबाज थे। हॉकी के द्वारा बॉल को, गेंद को गोल के पार पहुंचा देना मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम वर्तमान में योजना बन रही है। आगे आइए पढ़ते हैं, केरल के अधिकारी राजस्थान की योजनाओं से सीख लेंगे। यानी राजस्थान में देखो क्वेश्चन कहां से आता है, अपन ये देखें। राजस्थान सरकार ने अपना एक टारगेट बनाया है कि हम इस सरकार को वापस से दोबारा लाएंगे। अच्छा, राजस्थान में विभिन्न जो योजनाएं जो उससे वो राजस्थान सरकार कह रही है कि ये हमारी फ्लैगशिप योजना है। वो कुछ योजनाओं को फ्लैगशिप, बजटीय जो योजना है उसको फ्लैगशिप घोषित करती है, यानी फ्लैगशिप यानी उस पर वो फोकस करेगी। उन योजनाओं को बजट के अनुरूप क्रियान्वित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। तो पहले जैसे उन्होंने 19 फ्लैगशिप योजनाएं घोषित की, अभी वर्तमान में टोटल 33 ऐसी फ्लैगशिप योजना है जिस पे राजस्थान सरकार का फोकस है। तो 33 फ्लैगशिप योजना है। इस 33 फ्लैगशिप योजना का केरल के अधिकारी है। टोटल केरल के 23 अधिकारी जो है वो राजस्थान आए हैं। 23 अधिकारी, 23 अधिकारी, और वो राजस्थान आकर के केरल के अधिकारी राजस्थान की इन योजनाओं को 33 फ्लैगशिप योजनाओं का अध्ययन करेंगे और ये राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाएंगे और जिलों में जाकर के ये इन योजनाओं का अध्ययन करेंगे। ये केरल के अधिकारी सबसे पहले ये जयपुर उतरे और जयपुर में ग्रामीण जो विभाग है वहां से इन्होंने कांटेक्ट किया है और जयपुर के बाद में ये अजमेर जाएंगे, अजमेर के बाद में ये पाली आएंगे और पाली के बाद में ये जोधपुर जाएंगे और जोधपुर के बाद में ये जैसलमेर जाएंगे। तो इस प्रकार जैसलमेर जाकर के इन जिलों के अंदर विभिन्न ग्रामीण योजनाओं का ये अध्ययन करेंगे और इस जो ग्रामीण आया है वहां का जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अधिकारी भी, लोकल अधिकारी भी जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंस्टीट्यूट ऑफ केरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो भी इनके साथ आए हैं और इस प्रकार केरल के अधिकारी राजस्थान की योजनाओं से सीख लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में 33 फ्लैगशिप योजनाएं जो संबंधित अधिकारी से दिया हुआ है कि कौन सी राजीविका के, आजीविका के कौन सा अधिकारी है वो निदेशक है, कौन सा अधिकारी के पास में क्या कार्यभार है। अच्छा, 33 फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी है और उनके क्या क्या मापदंड है। अपन धीरे धीरे करके 33 योजनाएं जो जो सूजस में उल्लेखित होगी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि ये 33 फ्लैगशिप योजना 10% राजस्थान के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रखेंगे। किसी भी तरीके से यदि पूछा जाएगा 5 या 7 क्वेश्चन जो भी आएगा वो इन 33 फ्लैगशिप योजनाओं से आएगा। आगे चलते हैं। रोपवे के लिए लाइसेंस जारी, खोले के हनुमान जी मंदिर। खंभों पर जो रस्सी लगा करके, चाहे वो तार हो, इलेक्ट्रिक तार हो, किसी भी प्रकार का, इस प्रकार खंभों पर जो वाहन चलता है उसे रोपवे कहते हैं। पहले जमाने में भी और आज के जमाने में भी ऊंचाई से नीचाई की ओर, नीचाई से ऊंचाई की ओर, या विभिन्न यातायात के साधनों के ऊपर इस प्रकार खंभे रोक करके बड़ा परिवहन करने के लिए और तुरंत परिवहन करने के लिए रोपवे स्थापित किए जाते थे। रोपवे अधिनियम बनाया गया था 1966 के अंदर और उस अधिनियम के अंदर रोपवे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मापदंड भी नहीं है। रोपवे झारखंड के अंदर एक देवघर है,
जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर देवघर जैनों का तीर्थ भी है, देवघर, और झारखंड शिवजी का मंदिर भी है। तो देवघर के अंदर एक रोपवे टूटा था। उस समय ये रोपवे सुर्खियों में आए थे। और केंद्र गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम एक रोपवे अधिनियम लाएंगे, और वो भी लाएंगे मॉडल रोपवे अधिनियम। मॉडल रोपवे अधिनियम, मॉडल रोपवे अधिनियम ये होगा कि केंद्र सरकार कह रही है कि जो मॉडल रोपवे अधिनियम होगा उसके अंदर प्रावधान करेंगे कि सिक्योरिटी भी रखेंगे। यदि जनता के साथ में किसी भी प्रकार का जनहानि होती है तो संबंधित कंपनी उस जनहानि का मुआवजा हर्जाना वसूल करेगी। 70 साल से जो लोग ऊपर है उनके लिए रियायत देगी, और बच्चे है, विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए भी निःशुल्क यात्रा का प्रावधान मॉडल रोपवे में केंद्र सरकार ने करने की बात कही है। हमारे राजस्थान में कौन कौन से रोपवे हैं, उस रोपवे को जाकर के पढ़ते हैं कि राजस्थान में रोपवे कहां कहां है। देखो, एग्जाम की दृष्टि से हमारे जो राजस्थान के रोपवे हैं, पहले उनकी बात करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, बिल्कुल आप एकदम कंसेप्ट क्लियर करिए। चले देखिए, राजस्थान का पहला रोपवे है ना, यहां पड़ता है जालोर। ये जालोर में यहां एक मंदिर पड़ता है, सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर, हम जब इतिहास में पढ़ेंगे तो सुंदा माता अभिलेख भी आएगा। सुंदा माता के मंदिर में एक अभिलेख लिखा हुआ है, और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है सुंदा माता के अभिलेख में। तो सुंदा माता का अभिलेख भी है। और ये सुंदा माता का मंदिर ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी अपनी पत्नी को लेकर के तांडव नृत्य किया था तो उस सती का एक धड़, एक शरीर का अंग यहां इस सुंडा पर्वत पर गिरा था। सुंडा पर्वत पर गिरा था, सुंडा पर्वत। इस सुंडा पर्वत पे गिरने पर यहां मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना माना जाता है। 900 वर्ष पुराना माना जाता है। वर्तमान में सरकार ने 20 जुलाई 2010 को सुंदा माता पर्वत को, जसवंतपुरा और सुंदा माता पर्वत को राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। किसको? सुंदा माता मंदिर के आसपास की जितने भी पहाड़ी एरिया है और जसवंतपुरा की पहाड़ियां, उसको राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य, क्योंकि वहां भालू खूब है इसलिए वहां राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य 20 जुलाई 2010 को घोषित किया। लेकिन ये जो सुंदा माता मंदिर रोपवे है, ये रोपवे 2006 में बना था। 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर पे बनाया गया था। मंदिर ऐसा है कि जब हम रानीवाड़ा से सुंदा माता जाते हैं 15 से 20 किलोमीटर पड़ते हैं, फिर सुंदा माता पर्वत है वो ऊपर है, और नीचे की उसकी तलेठी से लगा करके ऊपर जाने के लिए खंभों पे एक वे रास्ता बनाया गया है, वो है। ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे की क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है। एक तो हो गया प्रथम रोपवे, एक हो गया प्रथम रोपवे, और एक हो गया राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे। अभी तक का राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे। क्यों? क्योंकि ये 800 मीटर लंबा है, इसकी कुल लंबाई 800 मीटर है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का सुंदा माता रोपवे प्रथम रोपवे। अब देखो दूसरे रोपवे की जब बात आती है तब करते हैं। दूसरा रोपवे जो राजस्थान में बनाया गया वो रोपवे है, ये उदयपुर पड़ता है। देखो पहला रोपवे तो ये हो गया, और दूसरा जो रोपवे पड़ता है बताते हैं। प्रथम रोपवे मैंने बता दिया सुंदा माता पर्वत। दूसरा रोपवे है वो है उदयपुर में एक झील है पिसोला झील। पिसोला झील के किनारे एक मंदिर है, मनसा माता मंदिर, जो करणी माता मंदिर का भी एक रूप है। पिसोला झील है जो लखू बंजारे ने कहते हैं कि अपनी बेल की स्मृति के अंदर
राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में बनाया था, लगभग 1387 के आसपास। तो लाखा के समय जावर की खाने खोजी गई और उसी समय पिसोला झील का बनाया गया। पिसोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास नामक 2 होटल है जो विश्व प्रसिद्ध होटल है, और यदा कदा वो फर्स्ट या सेकंड का अवार्ड लेती है, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर वही है जब 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज भाग करके शरण ली थी और महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें शरण दी थी। जग मंदिर है पिसोला झील के अंदर स्थित है, वही महल है जिसके अंदर जब शाहजहां भाग करके आया था तब इसी जग मंदिर के अंदर शरण ली थी, अपने पिता से भाग करके आया था, विद्रोह करके आया था। तो इस प्रकार उदयपुर के अंदर पिसोला झील के किनारे 387 मीटर लंबा है, 387 मीटर लंबा एक पहाड़ी है पिसोला झील के किनारे जो मनसा माता मंदिर की तरफ जाती है। उस पहाड़ी पे रोपवे बनाया गया, दूसरा रोपवे। और तीसरा रोपवे ये अपना अजमेर, और अजमेर के पास में पड़ता पुष्कर। पुष्कर रोपवे राजस्थान का तीसरा रोपवे, पुष्कर रोपवे राजस्थान का तीसरा रोपवे, और ये लगभग 700 मीटर लंबा है, 700 मीटर लंबा है, और ये राजस्थान का तीसरा रोपवे। लेकिन लंबाई की दृष्टि से दूसरा बड़ा है, ये राजस्थान का दूसरा बड़ा रोपवे है। तीसरा रोपवे के बाद में आते हैं, ये हमारा जयपुर ऐसे पड़ता है, और जयपुर में यहां पड़ता है चोमू। चोमू, चोमू में शामोद पड़ता है, शामोद। शामोद में वीर हनुमान मंदिर पड़ता है। उस वीर हनुमान का जो मंदिर है शामोद का, वो वीर हनुमान मंदिर है शामोद, ये राजस्थान का चौथा रोपवे है। और राजस्थान का 5वां रोपवे जयपुर शहर के पास जो बनने जा रहा है, जैसे एक पहाड़ी है, कैसे पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है खोले हनुमान पहाड़ी, खोले हनुमान पहाड़ी। इस पहाड़ी की तलेटी में जो मंदिर बना हुआ है वो है अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जो अपने रसोई के अंदर होती है ना अन्नपूर्णा माता, जो अन्न की पूर्ति करते हैं। ऐसा कहा जाता है भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशनल जो भी रीति रिवाज होते हैं वो ये कहते हैं कि रसोई के अंदर अन्नपूर्णा माता की फोटो लगाने से कभी अन्न जल की कमी नहीं होती है। वही अन्नपूर्णा माता का, अन्न की पूर्ति करने वाला माता का यहाँ मंदिर है, और ये इस पहाड़ी का नाम है खोले हनुमान पहाड़ी। इस पहाड़ी के ऊपर वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है। इस वैष्णो देवी मंदिर से अन्नपूर्णा मंदिर के बीच में एक रोपवे बनाया गया जो राजस्थान का 5वां रोपवे है, और ये 5वां रोपवे राजस्थान का सबसे ज्यादा यातायात वाला रोपवे होगा। और वहां के कलेक्टर है, इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी यात्री होंगे उनको आप फ्री लाना ले जाना होगा। रोपवे की गुणवत्ता यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। बालकों के लिए, औरतों के लिए फ्री है और दिव्यांगों के लिए फ्री है। इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं और 2 साल के अंदर बन करके तैयार हो गया। तो हमारा यह है कि रोपवे के लिए लाइसेंस जारी खोले के हनुमान जी मंदिर, ये राजस्थान का 5वां रोपवे होगा। एक बार पुनः अपन शॉर्टकट इसको दोहराते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वापिस दोहराता हूं, जालौर के अंदर सुंदा माता मंदिर राजस्थान का पहला रोपवे है, और सुंदा माता मंदिर राजस्थान का जो रोपवे है वो राजस्थान का पहला रोपवे होने के कारण सबसे लंबा रोपवे भी 800 मीटर लंबा है, 2006 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा रोपवे मनसा माता मंदिर रोपवे है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। मनसा माता मंदिर के पास में करणी माता मंदिर भी है, इसलिए उसलिए करणी माता रोपवे भी कहा जाता है। तो ये दूसरा रोपवे है, ये 387 मीटर लंबा है। और दूसरे के बाद में चौथा रोपवे पुष्कर है। पुष्कर में ब्रह्मा जी मंदिर के पास में एक सावित्री की पहाड़ी है, सावित्री माता की पहाड़ी है जो सावित्री रोपवे है। सावित्री रोपवे ये तीसरा रोपवे है, यानी नीचे तलेटी से सावित्री मंदिर की चोटी की तरफ जाती है। हुआ ऐसे था कि सावित्री ब्रह्मा जी से रूठ गई थी, कोई यज्ञ किया जा रहा था और यज्ञ में सावित्री जी लेट आई। तो जब सावित्री जी लेट आई तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने, कोई ग्वालिन थी जो दूध लेकर के जा रही थी, यज्ञ में जोड़े के रूप में बिठा लिया। तो सावित्री जी भाग गई और रूठ करके ब्रह्मा जी के मंदिर से उल्टी जाकर के सावित्री जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे जाकर के बैठ गई। तो वहां सावित्री मंदिर है। उस सावित्री मंदिर पहुंचने के लिए राजस्थान का 30 रोपवे पुष्कर में स्थापित किया गया।
जिसे सावित्री रोपवे कह दो। ये राजस्थान का दूसरा बड़ा है क्योंकि ये लगभग 700 मीटर है। राजस्थान का चौथा चौमू में सामोद वीर हनुमान मंदिर वाला रोपवे है, और राजस्थान का 5वां रोपवे जिसे अभी लाइसेंस जारी किए गए हैं जो खोले के हनुमान मंदिर में स्थित है। अब देखो अगला टॉपिक लगते हैं कि गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित करने के लिए निर्देश, जनाधार योजना। आपको यदि मेरी बात पसंद आती है और यदि मेरी बात समझ में आती है, मैं इसे भी धीरे पढ़ा सकता हूं। और देखो किसी भी प्रकार का मुझे एंटरटेनमेंट नहीं करना है, न मुझे कोई शेरो शायरी करनी है, मुझे किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट नहीं करना है। बिल्कुल हमारा ध्यान, यानी महात्मा गांधी ने जो सूजस राजस्थान है, इसमें महात्मा गांधी का जो कोटेशन दिया है, कोई भी व्यक्ति है वो सुनेगा वही और कहेगा वही, सुनेगा जो उसे मन पसंद आएगा। तो आपको भी वही मैं सुनाने जा रहा हूं जो आपके काम का है। इसलिए एंटरटेनमेंट न करते हुए बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के अंदर आप शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरी योजना आप तक सर्वप्रथम आएगी। 7:15 बजे आपका डेली एग्जाम न्यूज एनालिसिस राजस्थान सूजस और विभिन्न अखबारों को लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। आने वाले दिनों में मैं इंटरनेशनल आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन जो न्यूज बनेगी उस पर भी आपको जल्दी देने की कोशिश करूंगा। मेहनत करते हैं लेकिन बिजी इतने रहते हैं, विद्यालय के अंदर इतने समर्पित रहते हैं कि इसके अलावा जब आ जाते हैं तो थक जाते हैं। और थका हुआ व्यक्ति अपने दिमाग को इतना उपजाऊ नहीं बना सकता, क्योंकि दिमाग उस समय थक करके बंजर बन चुका होता है, ऊसर भूमि का खजाना बन चुका होता है, और ऊसर भूमि में कभी भी आपका उपजाऊपन जीके जो आपके काम का हो वो नहीं निकलता है। बिल्कुल एकदम तरोताजा मूड में जब कोई वीडियो बनाया जाए तब तथ्य और फैक्ट और एग्जाम के लायक कौन कौन सी चीज होगी वो सामने आएगी। तो आइए गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित करने के लिए निर्देश। पहली बात है कि ई मित्र है क्या। ई मित्र राजस्थान सरकार की ई शासन की योजना है। क्या है? ई शासन की योजना है। इंडिया कह रहा है कि इंडिया डिजिटल बनने जा रहा है। इस इंडिया डिजिटल योजना के तहत इस इंडिया डिजिटल में योगदान के लिए राजस्थान सरकार ई मित्र, ई शासन, ई गवर्नर लेकर के आई। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे पारदर्शिता के साथ, सरकार की यह जवाबदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी प्रकार का रुकावट के अपना कार्य कर सकें और घर बैठे उसे अधिकतम सुविधा मिल सके। इसलिए राजस्थान सरकार टोटल 55,000 ई मित्र लाइसेंस दे चुकी है। ई मित्र, और ई मित्र पे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। आपको मूल निवास बनाना है, आप घर बैठे मूल निवास बना सकते हो। आप घर बैठे मूल निवास बना सकते हो। आप घर बैठे ओबीसी प्रमाण पत्र बना सकते हो। आप घर बैठे SC ST प्रमाण पत्र बना सकते हो। आप घर बैठे EWS का प्रमाण पत्र बना सकते हो। आप घर बैठे जमाबंदी निकाल सकते हो। आप घर बैठे नकल निकाल सकते हो। आप घर बैठे सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जान सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि ई मित्र ई शासन है, ई गवर्नर है। सरकार इन इंटरनेट के माध्यम से बिना किसी विभागीय हस्तक्षेप के घर बैठे लोगों को जो अधिकतम सुविधा देती है, ऐसे टोटल राजस्थान सरकार ने 55,000 ई मित्र खोले हैं। और राजस्थान सरकार दावा कर रही है कि इन ई मित्रों पर 450 से अधिक 450 से अधिक सेवाएं हम दे रहे हैं। 450 से अधिक सेवाएं दे रहे हैं। 55,000 ई मित्र पर 450 सेवाएं दे रहे हैं। फिर भी आयोजना विभाग के जो सचिव है भवानी सिंह जी देता का कथन है राजस्थान सूजस के अंदर कि गांव के अंदर ई मित्र कियोस्क स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं भवानी सिंह जी देता ने। और भवानी सिंह जी देता ने कहा है कि वो भी जनाधार योजना है। इस जनाधार योजना के अंदर जो ई धरती पोर्टल है, ई धरती पोर्टल का समायोजन किया जाएगा। यानी ई धरती पोर्टल और जनाधार योजना का एकीकरण किया जाएगा। जनाधार योजना का एकीकरण किया जाएगा। ई धरती पोर्टल क्या है? देखो, ई धरती पोर्टल वो है, जनाधार से पहले अपना खाता अपना काम जो योजना थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपना खाता के तहत व्यक्ति अपने खेत का खसरा नंबर जान सकता था, अपने नाम जमीन जान सकता था, उसकी जमाबंदी ले सकता था,
नकल ले सकता है, पटवारी के बिना चक्कर लगाए हुए, पटवारी के बिना नोरे किए हुए, उनका एहसान न उठाए हुए ई खाता के तहत, अपना खाता के तहत, ई धरती पोर्टल के तहत, दोनों एक ही चीज है, ई खाता और ई धरती पोर्टल, तो इनके तहत अपना खाता के तहत जो पटवारी के बिना चक्कर लगाए हुए जमाबंदी नकल लेते थे। अच्छा, जो ई धरती पोर्टल है उस पे कोई भी व्यक्ति अपना पूरा विवरण बैंक को बता करके बिना लिखित में वो वहां से लोन भी ले सकता था, क्योंकि उसमें लोन की भी डिटेल होती थी। तो इस प्रकार जो आयोजना विभाग के सचिव है भवानी सिंह जी देता, उनका कथन है कि ई धरती पोर्टल और जन आधार योजना को सम्मिलित कर दिया जाए, तो आने वाले दिनों में हमें इनका एकीकरण मिलेगा। और 55,000 ई मित्र कियोस्क खोले जा चुके हैं, उसमें 450 सेवाएं स्थापित है। अब देखो पूछने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, जो मैंने पहले राजगढ़, लाडनू, पिपलदा, सुल्तानपुर और चौथ का बरवाड़ा, देखो राजगढ़ चूरू में, लाडनू नागौर में, पीपलदा सुल्तानपुर ये कोटा में, और चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाल ही मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत चौथ का बरवाड़ा में राजस्थान सरकार ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, वो चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है और बड़ा तीर्थ स्थल है। तो इस प्रकार भी चौथ का बरवाड़ा जाना जाता है। सीसा जस्ता के खानों के लिए भी जाना जाता है। पीपलदा, सुल्तानपुर, लाडनू, राजगढ़, इनमें भी अच्छा किस योजना के तहत स्टेडियम बनाए जा रहे हैं? तो मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। योजना क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा सत्य पूछा भी जा सकता है कि शासन निधि से, एमएलए से, जनप्रतिनिधि से, जन सहयोग से और सीएसआर के तहत जितना अंशदान होगा उतना ही अंशदान राज्य सरकार मिला करके हर ब्लॉक पे स्टेडियम बनाएंगे। कितने स्टेडियम बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम योजना के तहत की है? तो हर ब्लॉक पे होगी। कितने ब्लॉक है राजस्थान में? 352। इसके बाद में केरल के अधिकारी राजस्थान की योजनाओं से सीख लेंगे। राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं अभी तक घोषित की जा चुकी है? तो 33 योजनाएं। 33 योजना में जैसे चिरंजीवी योजना है, जनाधार योजना है, अभी हमने ई धरती योजना है, खूब ऐसी योजना होती है जिनके बारे में 33 योजनाओं को, फ्लैगशिप को आपको कंटेस्ट होनी चाहिए, आपके होठों पर होनी चाहिए, और आपके एग्जाम हॉल में जब भी कोई योजना आ जाए तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए और सीधा बिना ऊपर पड़ते ही सीधा ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए, न कि यह है कि यह है, यह है कि यह है। इस प्रकार बीच में नहीं रहना है, बिल्कुल ऊहापोह की स्थिति नहीं रहनी है। आगे आइए, गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित करने के निर्देश, जनाधार योजना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने कियोस्क है? 55,000 है। कितनी सेवाएं दे रहे हैं? 450 दे रहे हैं। ई धरती पोर्टल क्या है? पूछा जा सकता है। आयोजना विभाग के सचिव कौन है? भवानी सिंह देता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितने रोपवे हैं? 4 रोपवे स्थापित हो चुका है। 5वां रोपवे है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा रोपवे। अन्नपूर्णा रोपवे होगा वो जयपुर में 2 रोपवे स्थापित हो चुके हैं। एक तो सामोद में वीर हनुमान जी का मंदिर रोपवे, और दूसरा जो है वो अन्नपूर्णा योजना। नीचे अन्नपूर्णा जी का मंदिर है और ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर है, और उस पहाड़ी का नाम है हनुमान जी के खोले की पहाड़ी, क्योंकि वहां भी पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। तो 5वां रोपवे कहां स्थापित किया जा रहा है? तो आ सकता है कि जयपुर के अंदर। राजस्थान का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला, सर्वाधिक यात्री, 1 घंटे में 800 यात्री ले जाने का दावा ये अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा रोपवे कर रहा है। और ये राजस्थान का कहते हैं कि 4.5 मिनट के अंदर या 5 मिनट में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी अन्नपूर्णा मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक ले जाएगा। 2 बार बीच में रोका जाएगा ताकि जयपुर का शानदार दृश्य, पिंक सिटी का शानदार दृश्य, वैभव की नगरी का शानदार दृश्य लोगों को दिखाया जा सके। ये भारत का पेरिस कहलाता है। ऊपर से, रोपवे के ऊपर से पूरा जयपुर का विहंगम दृश्य दिखेगा, और 2 बार रोक करके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2 बार रोक करके लोग सेल्फी ले सकें और पिंक सिटी की यादों को शेयर कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन आकर्षित हो सकें। ऐसा रोपवे 5वां रोपवे। तो सुंदा माता रोपवे कहाँ है? जालोर में। दूसरा मनसापूर्णा माता रोपवे, जिसे कर्णी रोपवे भी कहा जाता है, वो है उदयपुर में, राजस्थान का दूसरा रोपवे।
तीसरा रोपवे पुष्कर रोपवे, चौथा रोपवे वीर हनुमान सामोद चौमू के अंदर है, और पांचवा रोपवे जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वर्तमान केंद्र सरकार मॉडल रोपवे के लिए अधिनियम बना रही है। अभी तक जितने भी रोपवे हैं वो रोपवे अधिनियम 1966 और फिर संशोधन 97 में बनाए गए थे, उनमें जनता की सुरक्षा के लिए किस प्रकार ये रोपवे स्वचालित भी, ये जो रोपवे होगा वो स्वचालित रोपवे होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक होगा, बाकी हाथ से या किसी मशीन के माध्यम से उस रोपवे को चलाया जाता है। एक टोली होती है, टोली के अंदर तारों के ऊपर वो टोली चलती है, उस टोली में 4 या 5 लोग बैठ जाते हैं जो अदर जूल होते हैं, और इस प्रकार खंभों पे वो रोपवे लगा हुआ होता है, और नीचे से ऊंचाई की ओर, ऊंचाई से नीचाई की ओर लोग अपने पर्यटन को चढ़ने में उनको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिल जाता है और जो लोग आते जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए उनको सुविधा मिल जाती है। तो इस प्रकार एक पंथ दो काज हो जाते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये है राजस्थान की सूजस, और हमारा एपिसोड है एग्जाम न्यूज एनालिसिस। आप इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।